नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले खबर चाईबासा से आ रही है, जहां हाथू गांव के पास गैंगरेप का मामला सामने आया है। 8 लोगों ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। सरस्वती पूजा घूमकर घर लौट रहा था प्रेमी जोड़ा। प्रेमी को पीट कर भगा दिया सारे आरोपियों ने और प्रेमी ने थाने को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 2 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि 6 लोग अब भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि रेप के बाद सारे आरोपी सबूत मिटाने के लिए पीड़ित की हत्या करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पीड़ित को बचा लिया। और अब बात करेंगे गोड्डा के गदर की। क्या झारखंड में तीसरे मोर्चे बनने की संभावना है? क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और हर वक्त यहां समीकरण बनते बिगड़ते हैं। गोड्डा पर जिस तरह से गदर मचा हुआ है, उससे ये बल मिल रहा है कि चुनाव आते आते कहीं तीसरे गुट का निर्माण नहीं हो जाए। महागठबंधन में विवाद, गोड्डा को लेकर महाभारत, बाबूलाल की अनदेखी से बनेगा नया सियासी समीकरण। झारखंड में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट। गोड्डा सीट पर जेवीएम अड़ गई। गोड्डा को लेकर कांग्रेस का रुख भी साफ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में झारखंड की सियासत तेजी से बदल रही है और इस लड़ाई में बीजेपी बाबूलाल के बहाने महागठबंधन के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की माने तो बाबूलाल की अनदेखी से राज्य में तीसरे गुट के बनने की संभावना बड़ी हो गई है। महागठबंधन की कल्पना थी, उसके एक प्रमुख नेता माने जाते थे कल तक, और आज अचानक से उनके अपने ही चुनाव लड़ने पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो स्वाभाविक है, जब उस महागठबंधन के प्रमुख व्यक्ति का ही हित सुरक्षित नहीं है तो रास्ता तो अलग चुनना ही पड़ेगा लोगों को। जाहिर है महागठबंधन में सीटों को लेकर खटपट से बीजेपी को बड़ा फायदा नजर आ रहा है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस किसी भी तीसरे मोर्चे की अवधारणा को सिरे से खारिज कर एकजुट होने का दम भर रही है। लेकिन इशारों में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी सच को स्वीकार करने की बड़ी नसीहत दे रहे हैं। समान राजनीतिक विचारधारा वाले लोग एक साथ रहेंगे, अभी किंतु परंतु कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, मतों का जो विभाजन होता है उसको रोकने के लिए सभी दल को एक साथ आना चाहिए। ये समय की पुकार है और ऐसा होगा। जहां तक मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूंगा कि हमारे आला नेतृत्व के संपर्क में है बाबूलाल मरांडी और सैद्धांतिक सहमति महागठबंधन के आधार पर बन चुकी है। सीटों की आधिकारिक घोषणा जब की जाएगी, आप देखिएगा कि ये सारे मामले सुलझ जाएंगे। हमने हर हमेशा कहा कि भाई जहां जो मजबूत है, जहां हम लोग जिसको जिता सकते हैं, आखिर गठबंधन तो जीत के लिए हम लोग बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम गठबंधन भी कर ले और चुनाव जीते भी नहीं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं होगा। जेएमएम और कांग्रेस के पास गठबंधन को लेकर अपने अपने तर्क हैं, लेकिन माले का दो टूक कहीं न कहीं एकजुटता की राह पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और जमीनी हकीकत को अस्वीकार करके यदि गठबंधन होता है तो सीधा सीधा वो बीजेपी को लाभ देने का काम किया जा रहा है। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल अपने कोटि को समीकरण के लिहाज से फिट करने की फिराक में है। महागठबंधन में सही सीट नहीं मिलते हुए हैं और उनका ये रूठना कहीं न कहीं तीसरे मोर्चे की आहट की संभावनाओं को बल दे रहा है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। दरअसल तीसरे मोर्चे की आहट की खबर सामने आई तो इसकी बड़ी वजह है महागठबंधन में सीटों को लेकर एक राय नहीं होना, जिसने महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा वो क्लियर भी नहीं हो पा रहा है और लिहाजा सत्ता पक्ष इसके जरिए महागठबंधन के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जेएमएम कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। झारखंड में महागठबंधन का स्वरूप कब सामने आएगा, ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी लगातार महागठबंधन की नीति और नियत पर एक के बाद एक लगातार हमले कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा भी कि महामिलावट, तो ये एक जमावड़ा था स्वार्थ सिद्धि की। जब स्वार्थ आपस में टकराने लगे तो स्वाभाविक है कोई उद्देश्य से लेके तो ये गठबंधन हो नहीं रहा था, राज्य के हित में ये गठबंधन नहीं हो रहा था, ये सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहा था। तो जब स्वार्थ का ही टकराव हो गया तो कैसे वो एक साथ रह सकते हैं। भाजपा बहुत ही मजबूती के साथ कार्य कर रही है, आगे भी करती रहेगी। लोगों ने स्वीकारा है कि हमें विकास चाहिए,
हर एक प्रकार की सरकारी योजनाओं का धरातल पे आना ये शुभ संकेत है। लोग काफी संतुष्ट हैं। फिर से भाजपा की ही सरकार बन रही है। बीजेपी ने शब्दों के जरिए जुबानी जंग को धार दी तो फिर जेएमएम और कांग्रेस ने भी चुन चुन कर हमले किए। देखिए, अगर बिखरने की बात है तो पहले उनको अपने गठबंधन और अपने मंत्री जी के बारे में बताना चाहिए कि वो क्यों बिखर रहे हैं। वो कहीं महागठबंधन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं। सरकार खतरे में है और दूसरे पे आरोप लगाते हैं। पहले अपने लोगों को तो देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के छवि से, उनके विकास से विपक्षी दल घबराए हुए हैं। तो आप हमको ये बात बता दीजिए कि अगर प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार अगर इतना ही विकास किया है तो फिर प्रचार प्रसार पे हजारों करोड़ रुपया खर्च क्यों? महागठबंधन में खींचतान को बीजेपी अपने फायदे के तौर पर देख रही है। लिहाजा जब तक महागठबंधन का स्वरूप पूरी तरह से सामने नहीं आएगा, तब तक आरोप प्रत्यारोप का ये सियासी ड्रामा अपने पूरे चरम पर होगा। कोडरमा से गजेंद्र विहारी के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और दुमका में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सरयू राय के बहाने मुख्यमंत्री रघुवर दास पर जमकर वार किया है। बाबूलाल मरांडी ने सरयू राय की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भी रघुवर दास की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक हैं। मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। एक मंत्री ने तो हिम्मत तो किया है कम से कम गलत को गलत करने की। उनको तो मैं जरूर बधाई देना चाहूँगा। और इतने सारे आरोप लगे मुख्यमंत्री के ऊपर, अगर उनके अंदर में थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो रिजाइन कर। कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त पूरी कैबिनेट है, मुख्यमंत्री से मंत्री तक सभी जेल जाएंगे। अब तो इनके मंत्री भी ये बात स्वीकारने लगे हैं कि इस सरकार में रहना खतरे से खाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी एक हैं। कभी कभी आपस में मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं है, सब एक हैं और आपस में मिल बैठ के सब बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल सरकार के मंत्री सरयू राय की घुटन अब सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगी है। मौका था जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में कोल्हान कार्यकर्ताओं के शक्ति केंद्र सम्मेलन का। मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सीएम रघुवर दास कार्यक्रम में पहुंचते, उससे पहले ही सरयू राय मंच से उतरकर चल दिए। संबोधन के बीच से ही सरयू राय का यूं रूट कर चले जाने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। मंच पर राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ समेत सांसद और विधायक की मौजूदगी के बीच इस तरह नाराज होकर चले जाने के बाद ये साफ हो गया है कि सरयू की पीड़ा असहाय हो चली है। लेकिन सरयू राय के इस कदम से क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटेगा? पार्टी की मजबूती की कोशिशों को सरयू पलीता लगा रहे हैं। आपसी खींच का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। विपक्ष की कोशिशों का साथ दे रहे सरयू क्या पार्टी छोड़ देंगे? आपको बता दें कि सरयू 2 दिनों तक दिल्ली भी रहकर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम चिट्ठी भी लिख ली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। शायद सरयू पार्टी में अपनी अनदेखी से ज्यादा घायल हैं। सरयू की शिकायत है कि उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं, वो सीएम से भी नाराज हैं। सरयू राय जी को बैठना चाहिए था। देखिए आपस में, देखिए जब जहाँ हम कह सकते हैं ना, जहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती है तो टकराट होती है, लेकिन अंततः दूसरे लोग मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का आपके साथ जितनों भी नहीं बनता हो, नहीं पढ़ता हो, या एक सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का, उनको बैठे रहना चाहिए। झारखंड संघर्ष यात्रा के चौथे चरण में जेएमएम के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रामगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के छावनी फुटबॉल मैदान में एक आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने मौजूदा राज्य सरकार जनविरोधी बताते हुए कहा कि ये सरकार लोगों का विरोध करने वाली सरकार बताया है। राज्य में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आम आदमी बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं करा सकता। राज्य में 70 से 75% बाहरी
लोगों की नियुक्ति हो रही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरजू राय जी के पहले से मैं इस बात की आशंका जता रहा हूं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त पूरी कैबिनेट है, मुख्यमंत्री से मंत्री तक सभी जेल जाएंगे। अब तो इनके मंत्री भी ये बात स्वीकारने लगे हैं कि इस सरकार में रहना खतरे से खाली नहीं। तो केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी हो, इसके लिए बीजेपी जुट गई है। महागठबंधन के नीति और नीयत को कटघरे में खड़ा करके पार्टी जनता की नब्ज को टटोल रही है। फिर मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव में जनता को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मेरा परिवार अभियान के जरिए बीजेपी जनता की नब्ज टटोल रही है। जाहिर है पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है अब की बार फिर मोदी सरकार। लिहाजा विपक्षी पार्टियों की मंशा पर भी बार बार चोट किए जा रहे हैं। बाकी क्या है, 2019 में फिर मोदी सरकार बने और देश में पहले से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। झारखंड में सभी जीतने का लक्ष्य रखा गया, सभी सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। और जिस प्रकार से देश भर में माहौल है, सभी लोग मोदी जी के साथ हैं, लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन महागठबंधन तो महामिक्सचर है। मोदी जी ने कहा महामिलावट है। ये यूपीए पहले कांग्रेस चलाती थी, ये यूपीए कब उन्होंने उसकी दुकान कब बंद की और महागठबंधन की नई दुकान कब खोली, ये जनता को अभी तक पता नहीं चला। जाहिर है बीजेपी न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि विकास की राजनीति के जरिए एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार को वापस लाने में वो कामयाब रहेगी। रांची से कुमार चंदन के साथ नितेश मिश्रा, ज़े मीडिया, धनबाद। और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नक्सल प्रभावित लातेहार में 2100 लड़कियों को सुकन्या योजना का लाभ दिया है। सीएम ने बेटियों को समग्र विकास पर जोर दिया है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक अब सरकार बड़ी सहायता दे रही है। लातेहार खेल स्टेडियम में सीएम रघुवर दास ने सुकन्या योजना की सौगात दी। जिले के 2100 बेटियों को इसका लाभ दिया गया। सीएम ने बेटियों को बचाने और बेहतर परवरिश की लोगों से अपील की। कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का स्थान कहाँ है, और ये नारी शक्ति शक्तिशाली हो जो सृष्टि की जननी है। ये नारी शक्ति आगे बढ़े। सुकन्या योजना को सीएम ने गरीबों के लिए वरदान बताया, जो बेटियों के जन्म के बाद से ही चिंतित रहती हैं। मौका चुनाव का है, मिशन 2019 सामने है। ऐसे में उन्होंने विकास योजनाओं पर सवाल खड़े करने वालों पर निशाना साधा। सीएम ने विपक्ष को बरसाती मेंढक तक कह डाला। बहरहाल विकास योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने 200 सखी मंडलों के बीच 1 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया। साथ ही सैकड़ों टाना भक्तों के बीच विद्युत मोटर बांटी। सीएम ने इस मौके पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया और कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। संजीव कुमार गिरी, ज़े मीडिया, लातेहार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसकी समीक्षा के लिए झारखंड के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, डीजीपी डीके पांडे, गृह सचिव एसके राहटे हजारीबाग पहुंचे। उन्होंने हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को कई दिशा निर्देश दिए। रविवार को दिन में 2 बजे पीएम हजारीबाग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 500 करोड़ के अर्बन वाटर स्कीम का शिलान्यास करेंगे। साथ ही हजारीबाग, दुमका और पलामू के नवनिर्मित 500 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। झारखंड के अन्य जिलों में 500 बेड वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास भी पीएम के हाथों होगा।
सात सूत्रीय मांगों को लेकर पुलिस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन और पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और इसके तहत 12 फरवरी को आंदोलन के पहले चरण में पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। राज्य के 70,000 पुलिसकर्मी 3 दिनों तक ये आंदोलन करेंगे। वहीं आंदोलन के दूसरे चरण में 20 फरवरी को सभी सामूहिक उपवास पर रहेंगे, जबकि तीसरे चरण में पुलिस कर्मचारी 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। बता दें कि झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी, एडीजी, आईजी और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ एसोसिएशन की बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया है। दरअसल पुलिस एसोसिएशन, मेंस एसोसिएशन और पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ 3 वर्षों से 7 सूत्रीय मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख के हैं 3 महीने का वेतन, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप भत्ते की मांग और शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी देना प्रमुख मांग है। हमारी बैठ से सभी चर्चा हुई, सभी मांगों को उन्होंने जायज बताया। इसके साथ मात्र आश्वासन मिला कि हम इसको जल्द देंगे। इसके बाद हमने इस तीनों एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार स्तर से कोई अधिसूचना या आदेश निर्गत नहीं होता है, तब तक हमारे पूर्व से घोषित जो कार्यक्रम है उसके अनुसार आंदोलन हम करेंगे। पाकुड़िया थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में तबाही के सामान जब्त किए हैं। तिरुडीह गांव से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। एक घर से 1000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 220 पीस जेलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक को ट्रक और ट्रैक्टर के जरिए पुलिस ले गई है। बताया जा रहा है कि विस्फोटक को पत्थर खदान में खपाए जाने के लिए रखा गया था। पाकुड़िया से पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और ऐसे में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इनका इस्तेमाल नक्सली वारदातों को अंजाम देने के लिए भी किया जाना था। वैसे पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये पाकुड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में विस्फोटक, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। तबाही के सामान को जब्त किया गया है। इतना ज्यादा ये सामान था कि इसको पुलिस अपने साथ एक ट्रक में भरकर ले गई है और अब पुलिस इस आधार पर भी पूरे मामले की जांच आगे कर रही है कि कहीं इस पूरे सामान का इस्तेमाल नक्सली वारदात को अंजाम देने के लिए या फिर ये पूरा सामान नक्सलियों तक पहुंचाने के लिए तो नहीं लाया गया था। पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है। धनबाद में 2 युवकों की बुरी तरह से पिटाई का मामला सामने आया है। मामला झरिया बाजार का है, जहां एक दुकानदार ने 2 युवकों को 2000 के नकली नोट के साथ पकड़ लिया। नकली नोट के साथ दोनों युवक कपड़े की खरीदारी करने पहुंचे थे। एक युवक ने 465 रुपए का कपड़ा खरीदा और 2000 का नकली नोट थमा दिया। दुकानदार ने 465 रुपए काटकर बाकी रकम वापस कर दी। पैसे लेकर दोनों युवक दुकान से चले गए। कुछ देर बाद दुकानदार को नकली नोट का पता चला। आनन फानन में दोनों युवकों की खोजबीन शुरू की गई। कुछ ही देर में दोनों युवक उसके हाथ लग गए और फिर तो दोनों की जमकर पिटाई की गई और फिर अपने रुपए दुकानदार ने ले लिए। धनबाद में सड़क छाप आशिक को लड़की को छेड़ना महंगा पड़ गया। लड़की ने आरोपी के बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां सर्कुलर रोड से हीरापुर सब स्टेशन की ओर जा रही थीं, तभी बाइक सवार एक लड़के ने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। परेशान लड़कियों ने एक राहगीर से मदद मांगी। लड़कियों की मदद के गुहार पर कई लोग वहां जमा हो गए और पुलिस को भी खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की से आरोपी को चप्पल से पीटने को कहा। आरोपी की मरम्मत के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। यंत्र की काल्पनिक शक्ति से वास्तविक दुनिया में सेंधमारी। जी हां, वर्चुअल दुनिया का पबजी गेम बच्चों और युवाओं को मानसिक रोगी बना रहा है और अब तक झारखंड के रेनपास में 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पबजी को हानिकारक घोषित कर रखा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। ये खबर घातक गेम पबजी को लेकर है। इस गेम को बढ़ाना हमारा मकसद नहीं, बल्कि खतरे को लेकर आगाह करना है।
इसलिए विनम्र अपील है कि समझें और जिंदगी से खिलवाड़ न करें। खेल महज खेल है, खेल से जिंदगी बनती है, जिंदगी कोई खेल नहीं, सावधान। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर इंटरनेट की दुनिया, हर हाथ में मोबाइल, लेकिन मोबाइल जब मानसिक बीमारी का सबब बन जाए तो इसका साथ छोड़ देने में ही भलाई है। जी हां, इन दिनों बच्चे और युवा पबजी गेम को लेकर इतने भावुक हो चुके हैं कि वो वास्तविक और काल्पनिक दुनिया का फर्क तक भूल गए हैं। रांची की ये कुछ तस्वीरें। तस्वीरें डराती हैं। आखिर पढ़ाई छोड़कर ये युवा क्यों इतने मशरूफ हैं गेम में? साइड इफेक्ट देखिए। रांची के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां गेम खेलने के चक्कर में कई छात्रों ने अपनी परीक्षाएं तक छोड़ दी। गलत वे में कहीं अच्छा सही वे में कहीं उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपने दोस्तों से कनेक्ट हो सके, उनका टाइम स्पेंड कर सके। सामाजिक और बाहरी दुनिया से इतर लोग अपनी दिनचर्या मोबाइल के साथ शुरू करने लगे हैं, लेकिन इंटरनेट पर गेम के रूप में निकलने वाला अनदेखा दैत्य, अनजाना दैत्य जो दिखता नहीं, लेकिन वो न केवल इंसान को मानसिक गुलाम बनाता है बल्कि जिंदगी भी तबाह कर रहा है। एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग स्क्रीन टाइम कहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, गेम्स हो, लैपटॉप, कंप्यूटर हो। तो ये टोटल स्क्रीन अगर हम ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि अगर 2 घंटे से ज्यादा लंबा समय उसमें बिताते हैं तो ये हमारे ब्रेन पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालता है। ये सब चीजों से वो प्रेशर से एक महसूस करके मुझे एक अलग टाइम चाहिए, तो प्रॉबेबली ये जो इंटरनेट गेमिंग है ये सब में ये अपने आप को एक कॉम्पिटिटिवनेस फील करा रहे हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं मेरा एक खुद की आइडेंटिटी बन रहा है। रांची विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी ये मामला कांग्रेस के इरफान अंसारी ने उठाया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक की बात पीएम तक पहुँच चुकी है। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंटलाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। बहरहाल आभासी दुनिया में लोग घंटों बिताने लगे हैं। वास्तविक जीवन की किताबें पलटने के बजाय हाथों ने डिजिटल दुनिया को तवज्जो दी है। ये तवज्जो जान पर भारी है। से मीडिया की अपील है, खेल के लिए खेलिए, जिंदगी के लिए खेलिए, जिंदगी से मत खेलिए। रांची से सौरभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, से मीडिया। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।